चलिए, मुझे तो रोज ही सुनते हो आप लोग, ठीक। रोज ही सुबह और शाम दोनों बैच में ये आदमी चुप होता ही नहीं है, 2-2.5 घंटे लाता पढ़ाता है। अभी आज तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं अपने सीनियर्स जिनको देख के मैं खुद पढ़ना सीखा। जब मैं तैयारी करना शुरू किया था, जो मेरे गुरु हैं, बड़े भाई भी हैं, गुरु सब कुछ है मेरे लिए, विपिन भैया, हम दोनों साथ रहते थे, जगते थे अपने साथ। तो वो इंटरव्यू देने जाते थे, मॉक का उनका 3rd चांस में मॉक इंटरव्यू आया था। तो जब वो मॉक दे के आते थे तो रूम पे फिर मुझे बताते थे कि आज क्या हुआ। तो एक किस्सा मुझे अभी याद है, वो हमेशा याद रहेगा कि पता नहीं किससे पूछा था कि कोई क्वेश्चन, तो फिर मैडम ने कहा उसको कि संगमरमर का मतलब क्या होता है, संग बनना, ठीक। एक इंटरव्यू मॉक के दौरान किसी से पूछा था, वो क्वेश्चन मुझे आज तक याद है। और सर के बारे में शायद आप लोगों को थ्रू पता भी है कि पिछले कई साल से जब भी पढ़ाता हूँ मैं क्लास में, जब एग्जाम पर आता तो मैं नाम लेता भी हूँ, बताता भी हूँ कि मेरे पास मैं कई लोग जानता हूँ जिनकी जर्नी मैंने देखी है कि वो कैसे स्टार्ट किए बिल्कुल जीरो से। मैंने प्रोग्राम का नाम रखा है शून्य से शिखर तक। हालांकि शिखर कुछ भी होता नहीं, मतलब आप कितना भी आगे बढ़ें, कोई लेवल नहीं, कोई लिमिट नहीं है आगे बढ़ने की। बट हम कुछ चीज़ें सोचते हैं और हम उसमें किसी चीज़ को रख के देखते हैं। मेरा एक अपना इमेजिनेशन था कि जब मैं तैयारी करता था तो मैं जिस चीज़ को देखता था वो शिखर, तो मैंने जब वो देखा तो फिर मैंने इस प्रोग्राम रखा शून्य से शिखर, क्योंकि जिनको मैंने बुलाया उन्होंने वही करके दिखाया, शून्य से शिखर तक, ठीक। हिस्ट्री ऑप्शनल, मैं खुद बेसिकली इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंस से हूँ, मेरे हिस्ट्री से मेरा कोई दूर नाता नहीं है। बट जब मैं तैयारी शुरू किया तो भैया का उस साल सिलेक्शन हुआ था, मेरी 21 साल एज थी, मैंने बस अटैम्प्ट शुरू किया था। तो मेरे पार्टनर थे भूपेश, तो वो हिस्ट्री ऑप्शनल था। तो भैया क्या बताते थे कि तो हिस्ट्री में कितने नंबर आए, मैंने ऐसे किया ऐसा किया। तो मैंने कहा हिस्ट्री ले लूँ क्या, बोला तो हिस्ट्री ले लें। तो मैंने भी हिस्ट्री ले लिया। उससे प्रीलिम्स मेंस दोनों को देना पड़ता था और सर सेलेक्ट होकर चले भी गए। फिर हम लोग कई साल तक बात करते थे मिलते जब भी। और एक बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट जो कभी भूला नहीं कि जब 3rd टर्म में रिजल्ट आया था यूपीएससी का, तो मैं दीपक भैया के रूम में बैठे हुए थे उस समय, और उनका नहीं हुआ था। रिजल्ट आया था, फोन आया, किसी ने यूपीएससी गया देखने का, बताया उसने कि दीपक तुम्हारा नहीं हुआ है। तो भैया ने पूछा कि मनोज जी का हुआ क्यों? हाँ मनोज जी का हो गया है। तो पूछा क्या दें, कहीं बोला अच्छा ठीक है ठीक है। तो उस समय शायद उनको उदास थे वो, लेकिन चुप हो गया अचानक। और फिर शाम को जब हम बैठे खाने के, मैंने बोला कि भैया अब कैसे होगा, आपका लास्ट चांस है। बोला मनोज जी का भी तो हुआ है लास्ट चांस में, अपन भी कर सकते हैं। और वो जो इंस्पिरेशन थी, वो जो मोटिवेशन था, वो हमेशा बना रहा लाइफ में, हमेशा। लास्ट चांस तक जो हम लड़े या जो कुछ हम कर पाए, उसके पीछे कारण ये था कि ये मोटिवेशन हमें हमेशा असर देता था कि नहीं, आदमी यदि लगा रहेगा, पूरी ईमानदारी से मेहनत करेगा, सफलता कभी ना कभी मिलेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ईश्वर कभी किसी की मेहनत रखता नहीं है। यदि आपने मेहनत करी है लाइफ में कहीं, तो आपको मल्टीप्लाई करके देता है, ठीक। तो इसलिए हमेशा मेहनत करो और आगे बढ़ो, यही था। और एक और चीज़ मुझे मैंने सीखी अपने सीनियर से, वो थे मूल्य। मैं आज भी जब मेरे सीनियर खड़े होते हैं तो मैं बैठ नहीं पाता। आज मैं उनको देख कब काँप जाता हूँ। आपने देखा कि दिपक भैया आए थे तो मैं बोल भी नहीं पाया था इंट्रोडक्शन, आंखों में आंसू आ गए। और मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ लोगों के, ठीक। इन्हीं से सीखा, इनका बताऊँगा तो फिर छोटा हो जाऊँगा मैं बहुत, है ना। तो हालांकि छोटा तो हूँ ही मैं, है ना, छोटा तो होऊंगा ही। लेकिन यह है कि बहुत कुछ सीखा, मूल्य बहुत सीखे अपने सीनियर से। और वो मूल्यों का ही आज आप देखो कि मेरे जीवन में जो कुछ भी आज मैं कर पाया वो मूल्यों का आर्ट था। फेल मेरे साथ बहुत लोग हुए, ऐसा नहीं कि मैं अकेले फेल हुआ, हमारे साथ बहुत लोग जो थे वो अब जो रह गए। लेकिन जहाँ मैं आज पहुँच पाया वो केवल मेरे सीनियर्स और कुछ सीखने की ललक। जब मुझे तैयारी करते थे तो हम मनोज जी को हमेशा सामने रखते टेबल पे। मैं कई लोगों से जानता हूँ जिनकी हिंदी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, और जब मेंस का पेपर ऑप्शनल का देने आते थे यूपीएससी का, तो बोलते थे यार इंग्लिश तो निकाल लूँगा। मैं कैसे, यार मनोज जी निकाल ली ना। तो ये चीज़ जो ना, मतलब हमेशा मैं कहती यार कितना कॉन्फिडेंस देगा बंदा कि आज चला गया यहाँ से ट्रेनिंग पे, लेकिन आज भी केवल उसी के नाम पर लोग एग्जाम दे दें यूपीएससी मेंस का कि हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश यदि वो निकाल लेंगे तो अपन भी निकाल लेंगे। तो बेसिकली बात इंग्लिश और हिंदी की नहीं थी, ये चीज़ मुझे आज समझ में आई जब मैं टीचर बन गया। बात है कैरेक्टर की। मैं जिस रूप में हीरो के रूप में देखता हूँ मनोज जी को, तो मैं व्यक्ति रूप में देखता हूँ, मैं कैरेक्टर देखता हूँ, कैसे अपने आप को बनाया था, व्यक्तित्व का निर्माण। ये सिविल सर्विस एग्जाम नॉलेज का नहीं है। नॉलेज का होता तो जितने टॉपर्स थे, जितने IIT मेडिकल टॉप है, वही निकलते। इतने बेसिक लोग नहीं निकलते, क्योंकि ये एग्ज़ाम नॉलेज का नहीं है, ये एग्ज़ाम है कैरेक्टर का। आप कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे,
जब आपके साथ मुश्किलात आते हैं, आप फेल होते हैं, तो फिर वापस कैसे उठते हैं। ठीक, मेरे को अपने गुरु की एक बात थी दीपन भैया की, हमेशा बोलते थे कि कुश्ती देखी है कभी? मैं कि हाँ। कुश्ती में क्या होता है? मैं क्या होता है? बोले एक पहलवान दूसरे को गिरा जाता है। ठीक, फिर बोले दूसरे पहलवान बस क्या ऑप्शन है? मैं कि पता, मुझे नहीं पता, नहीं निकल जाएगा। नहीं निकलेगा नहीं, ऐसे से झाड़ेगा, वो कहते हैं ऐसे से झाड़ेगा और फिर दुआ ताल ठोके आ जा। तो ये बोलते थे कि एग्जाम में हमेशा आपको कभी भी गिव अप नहीं करना, फिर दुआ से कोशिश करनी उतनी मजबूती से, ताकि आप एट लास्ट सक्सेस हो। और ये उन्हीं मूल्यों का, उन्हीं विषय से परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि हम आज भी मेहनत कर पा रहे हैं अपने गुरुओं का आशीर्वाद से। मेरी कोचिंग बहुत बड़ी नहीं है, मेरा बहुत नाम नहीं है, बहुत छोटी कोचिंग है मेरी, लेकिन जो कुछ भी है वो उन उसूलों पे, उन सिद्धांतों बेस्ड है जो मेरे सीनियर्स ने मुझे दी है। उसी के कारण मैं आज सब कुछ कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरा कहीं कोई ऐड नहीं, इसी बिल्डिंग में एक बस पोस्ट लगाया है, वो भी शुक्ला जी ने लगा दिया। कोई ऊपर आएगा तो कैसे आएगा? बाकी हमने कोई एडवर्ट नहीं करते, हमारा काम ही नहीं, हमारा काम पढ़ाना है। जब तक हम पढ़ाएंगे लोगों को, जब तक लोग सेलेक्ट होंगे, उस दिन तक एग्जाम में जिस दिन लगेगा कि विज्ञापन करना पड़ा, बेचना पड़ा, तो उस दिन छोड़ देंगे, दूसरा काम कर देंगे। क्योंकि शिक्षा से हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये हमारे गुरु ने सिखाया और ये सब लोग से मैं यही सीखा हूँ। और इस सेशन का मेन पर्पस केवल आप लोगों को मिलवाना था, आप लोगों को सिखाना था, आप लोगों को मोटिवेट देना था कि मैं तो रोज ही आपको एनर्जी भरता हूँ, लेकिन जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी आप कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सब मेरा आज ये पर्पस है कि आज सेशन के बाद जब आप जाओ यहाँ से तो एक नई ऊर्जा के साथ, ठीक, और बदले हुए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मनोज जी आए, ठीक, और उनको मैं बुलाऊं, श्रद्धा जी आए, मनोज जी आए अपने से बन के, और उनको मैं बुलाऊं, फिर ऐसे शब्द आपके साथ शेयर करूं। धन्यवाद। ठीक, Thank you so much, sir, for precious words. Now, I would like to call upon stage Anurag Pathak, sir, to share some thoughts about the book written by him on the life of Manoj, sir, that is 12th Fail, and the purpose behind writing the book. मंच पर विराजमान तथागत कोचिंग के संचालक श्री विश्वास जी, मनोज जी, श्रद्धा जी, दीपक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, और सभी दोस्तों, शून्य से शिखर तक ये कार्यक्रम रखा गया है। हम कल्पना ही कर सकते हैं कि शून्य क्या होता है और शिखर क्या होता है। शून्य अर्थात हम जहाँ शुरू नहीं करते, शुरू नहीं हुआ, अथवा वह चीज़ जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, कोई भी गणना शून्य से ही शुरू होती है। तो उस प्रारंभ से उस स्तर तक पहुँचना जो शिखर है, प्रारंभ आपका जो प्राप्त होगा, उसकी यात्रा कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है, इस पर आज चर्चा मनोज जी आगे करेंगे। उदाहरण के रूप में हम अगर मनोज को ही रखें सामने, तो हम पाएंगे कि उनकी यात्रा सच में शून्य से शिखर तक है। कई लोग शुरू में योग्य होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी होती है, मेरिटोरियस होते हैं, वो अच्छे नंबर आते हैं परीक्षाओं में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि उतनी अच्छी नहीं होती, कमज़ोर होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमज़ोर से भी कमज़ोर होते हैं। वो एक ये थे जो कमज़ोर से भी कमज़ोर। कुछ लोग 3rd डिवीज़न होते हैं, कुछ 2nd डिवीज़न होते हैं, कुछ 1st डिवीज़न के पास में रहते हैं, कुछ मेरिट में भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फेल होते हैं, जो 12th में ही फेल हो जाते हैं। तो एक ऐसा लड़का जो 12th में फेल हो गया, फेल माने वैसा फेल जिसमें अगले साल फिर से परीक्षा देनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट्री आगे हम फिर से पास हो जाएंगे। ऐसा फेल व्यक्ति, उसके भीतर का आप उस समय का आप वो देखेंगे आत्मविश्वास। क्या ऐसा व्यक्ति भी सपना देख सकता है कि वह शिखर पर पहुंचे जो शिखर हम लोग पाना चाहते हैं, वह शिखर पर पहुंचे जो हम लोगों का भी लक्ष्य है, यूपीएससी क्लियर करना? तो एक ऐसा बच्चा किस तरह से वो सपना देख सकता है जो 12th में ही फेल हो गया? अच्छा, एक और चीज़ है, फेल होने के भी अपने तरीके होते हैं। किस किस तरीके से फेल हो सकते हैं? फेल होने के तरीके में भी एक बड़ा महान तरीका था इनका। भाई हम पढ़ नहीं रहे, हम फेल हो गए, परीक्षा दी, याद किया नहीं याद हुआ, फेल हो गए, ठीक है।
वो भी चलता है, आपने मेहनत की थी, परीक्षा में प्रश्न कठिन आ गया, फेल हो गए। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो इस कारण से फेल हो गया कि परीक्षा में नकल नहीं चली? उसकी तैयारी परीक्षा को पास करने की नहीं थी, उसकी तैयारी थी कि किस तरह से परीक्षा में नकल कर ली जाए। 12th की परीक्षा में गाइड अपनी इकट्ठी करना, अपनी चिट निकालना, चिट बनाना। मुरैना जिले में परीक्षा शायद इसी तरह होती है, अभी भी होती है। ऐसी परीक्षा इनकी थी, तो इन्होंने तैयारी की, सारी नकल की, गणित की गाइड काटी, फिजिक्स जो भी गाइड होती है उसको काट के, क्योंकि नकल में भी अकल चाहिए। जब ये परीक्षा देने गए तो इनके दुर्भाग्य से, या कहें आज की दृष्टि से कहें तो सौभाग्य से, उस समय वहां एक नया एसडीएम आया हुआ था। उसकी इच्छा थी कि नकल नहीं होनी चाहिए। स्कूल में आ गया, अच्छा नकल केवल इन्हीं को नहीं करनी थी, पूरे बच्चों को करनी थी। जैसे पूरी क्लास बैठी हुई है, सभी नकल करने के लिए आया, क्योंकि स्कूल ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था बच्चों से कि आप लोग हमारे स्कूल में आओ, हम आपको टेस्ट में पास करा देंगे नकल से। एसडीएम ने कभी नकल नहीं करने देंगे, वो बैठा रहा वहां, नकल नहीं कर पाए, जो होना था वही हुआ, फेल हो गए। तो क्या एक ऐसा लड़का जो अपने प्रारंभिक शैक्षणिक जीवन में इतना अयोग्य था कि वह अपनी मन से, मेहनत से पास भी नहीं हो सकता, क्या वो यहाँ बैठने के लायक था? उस समय की कल्पना की, आज तो बैठे हुए आप, अगर आप में से कोई चॉइस में फेल हुआ है क्या? ये जरूर सिलेक्ट होंगे, अवश्य होंगे। तो आप में से सभी लोग कम से कम इनसे तो योग्य हैं। तो जब आप इनसे योग्य हैं तो आप वहां पहुंच सकते हैं जो आपका लक्ष्य है। 12th फेल इसी की कहानी है। 12th फेल की जो उपन्यास मैंने लिखा है वो यही जर्नी है कि कहाँ एक व्यक्ति अपने उस स्तर से आगे बढ़ता है जो एकदम कमजोर स्तर है, और वहां पहुंचता है जो उसका लक्ष्य है। आसान होता है क्या? आप कल्पना करें, प्रीलिम्स निकलती है, मेंस नहीं निकलती, मेंस निकलता है, इंटरव्यू रह जाता है, ये सांप सीढ़ी का खेल चलता रहता है। कभी प्रीलिम्स निकल गई, मेंस नहीं निकला, मेंस निकल गया, इंटरव्यू निकला, अगले बार फिर से प्रीलिम्स गायब हो गई। तो ये सांप सीढ़ी के खेल में आपको कितनी वेदना महसूस होती है, आपको अपने आप पर कितने अविश्वास पैदा होते हैं, कितने संशय आपके मन में आते हैं, कितना भय आपके आसपास रहता है, अपने भीतर अविश्वास जागता है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई भीतर की शक्ति होती होगी जो आपको प्रेरित करती होगी। सब तरफ अंधकार के समय ही कोई ना कोई एक मशाल जलती है। जब सब तरफ अंधकार होता है तभी एक मशाल जगती है उम्मीद की। एक कविता है निराला की, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चाल, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अमुद विशाल, भूदर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। यानी सब तरफ अमावस्या है, सब तरफ अंधेरा है। वो अंधकार आपके भीतर का भी अंधकार है, आपके भीतर निराशा है, और वो अंधकार आपके बाहर का भी अंधकार है, जहाँ परीक्षा पद्धति कठिन होती जा रही है। और कहीं ना कहीं एक मशाल है, कहीं ना कहीं एक भूदर है जो दृढ़ है, चट्टान है जो दृढ़ है। उस ही एक विचारधारा पर, उसी एक मंतव्य पर आप आगे बढ़ते हैं। ऐसी यात्रा बड़ी जटिल रही होगी। ऐसी यात्रा में अगर प्यार हो जाए फिर वो यात्रा और द्वंद्वात्मक हो जाती है। करेला और नीम चढ़ा, 12th फेल है और बाद में प्यार भी हो गया। अब क्या करेंगे? पहले ही सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो क्या आपको ये देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि पूरी कहानी सुनाने की जरूरत है। तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी मानसिक अवस्था में आत्मविश्वास को बनाए रखना, प्रेम को भी आप अपनी ताकत बना लें। प्रेम आपके पैरों की बेड़ी न बने बल्कि आपकी उड़ान के पंख बने, ऐसी मनस्थिति बना लेना ये बड़ा कठिन होता है। ये बड़ी कठिन प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है।
परंतु ऐसा हुआ, और इसीलिए ये जर्नी, इनकी जो यात्रा है वो दर्शनीय है, अवलोकनार्थ है, विचारणीय है, चिंतन करने वाली है। और जब आप इस पर चिंतन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो सारी शक्ति जो इनके भीतर है वो आप सबके भीतर है, हम सबके भीतर है। बस उस शक्ति को पहचानना है। अगर आप उस शक्ति को पहचानेंगे, उस विश्वास को पहचानेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। 4-5 घंटे में, मुझे लगता है अभी 7-8 दिन हुए इस पुस्तक को लॉन्च हुए, और अभी जो इसके परिणाम आ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ मैं भी, और ये लोग भी हैं। लोगों के द्वारा बहुत पसंद की जा रही है। लोग कहते हैं एक बार पढ़ना शुरू करा तो खत्म करके ही उठ रहे हैं। तो 4-5 घंटे पढ़ने के बाद यदि आपको ये महसूस होता है कि किसी के जीवन को अध्ययन करने के बाद हमारा जीवन कुछ सरल होता है, तो वो होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवनानुभव से आपकी कठिनता, आपकी जटिलता, आपकी कठिनाइयों को सरल कर सकता है, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज आप सब लोग मनोज को सुनने आए हुए हैं। मैं तो विश्वास में कहती है तुम भी बोल दो, तो हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते बोलने में थोड़ा सा आनंद आने लगता है। तो मुझे लगता है आप लोग सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अवश्य सफल होंगे। आप इतने अच्छे संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं, इतना अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। मैं तथागत इंस्टीट्यूट के विश्वास जी को और सभी स्टाफ को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Your words were really influential. Now it's time to welcome on stage a woman of virtue and simplicity, a living inspiration to all of us. So I would like to call Shraddha Joshi ma'am to step upon the floor and share the strategy regarding preparation for civil service examination. So give a huge round of applause for Shraddha ma'am. Thank you so much. All the dignitaries on the dais, विश्वास जी, मनोज जी, अनुराग जी, रानी, दीपक जी, प्रदीप जी, शुक्ला जी और सारे तैयारी करने वाले साथी। अनुराग जी ने अभी बताया इस यात्रा के बारे में भी, इस जर्नी के बारे में भी, जो मनोज ने जहाँ से शुरू किया और कहाँ पर ख़त्म किया। जैसा विश्वास जी ने भी बताया कि जो टॉपिक उन्होंने रखा है कि शून्य से शिखर तक, तो बड़ी खूबसूरत एक यात्रा है, बड़ी शानदार एक यात्रा है, जिसमें बार बार कहीं गड्ढे आ जाते हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं। और नाम भी उसका उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है, 12th फेल। तो 12th फेल, जैसे एक बच्चे को उन्होंने बोला भी कि आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे, तो कभी कभी हमारे कुछ साथ के ऑफिसर्स हैं, वो बोलते हैं कि यार गलती हो गई, मैं 12th फेल नहीं हुआ। इतना अच्छी तुम्हारी जर्नी ये जो है, कितना बढ़िया, इसमें कैसा अचीवमेंट का मीनिंग पता चलता है। क्योंकि जब बहुत अंधेरा होता है तो दिए के जलने की रोशनी का ज़्यादा पता चलता है हमें। तो जिसकी लाइफ जितनी कठिन है या जिसका स्ट्रगल जितना कठिन है, और स्पेशली अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो हम जनरली काफ़ी बार जो तैयारी करने वाला वर्ग है वो एक साधारण घरों से आने वाले बच्चे हैं, जो या तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं या बहुत सामान्य परिवारों से आए हैं। वो कई लेवल्स पर हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और हम सब उस जर्नी से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। जो जर्नी अभी आप वहाँ से यहाँ की जो शुरू कर रहे हो, उस जर्नी का हम पार्ट रहे हैं। विश्वास जी खुद हमारे उस जर्नी में सहभागी रहे हैं, जब हम लोग वहाँ मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, उन गलियों में दिल्ली में हम लोग जिस यात्रा को, जो इस किताब में भी वर्णन किया गया है, उसके भागीदार रहे हैं। तो वो जर्नी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जहाँ जहाँ पर भी गड्ढे आए या जहाँ जहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर आए, तो बात क्या है इस कहानी में खास? बात यही खास है कि जब कोई गड्ढा आए या जब कोई स्पीड ब्रेकर आए, तो वहाँ थोड़ा स्पीड कम करने के बदले या गड्ढे में गिरने के बदले उसको छलांग लगाने का मीडियम हमको बना देना है। वो इस कहानी की खासियत है कि इस कहानी में गड्ढे में गिरने के बदले उसमें उछाल कैसे लगाई जा सके, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जगह है। और वो इस कहानी का वो इसमें किया गया है, इसलिए खास बात है। और इसमें जो अनुराग जी ने जब इस कहानी को लिखा तो उनका यही बोलना था कि ये जो स्ट्रगल हम करते हैं, वो चाहे इंग्लिश को लेकर के हो, क्योंकि जनरली नॉर्थ इंडिया में सबकी प्रॉब्लम ये रहती है
तो वो एक बहुत बड़ा हवा, एक बहुत बड़ा डर रहता है हमारे सामने कि क्या होगा। और जैसे विश्वास जी ने कहा कि उसके आगे ये बात बन गई कि जब मनोज का हो गया तो भाई हमारा तो हो ही जाएगा, फिर हम भी कर लेंगे। एक वो जो विश्वास आता है। और हमारे पूरे ग्रुप में, हमारा ग्रुप एक बड़ा ग्रुप था, कम से कम 18-20 लोगों का, जिनमें से एक नाम जो अभी इन्होंने लिया, दीपेन जी हैं, जो अभी IAS है महाराष्ट्र में, शायद आप लोगों से उन्होंने बात भी की थी पिछले। और ऐसे कई उदाहरण हैं। तो एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छे लोग, और उसमें पहला सिलेक्शन मनोज का हुआ था, तो सबके अंदर वो विश्वास आ गया था कि हाँ, अगर तुम हो सकते हो तो हम भी हो सकते हैं। और उसके बाद जो लाइन निकली फिर वो रुकी ही नहीं, धड़ाधड़ सिलेक्शन शुरू हो गए। तो ये जो बात है, क्योंकि असफलताएं तो आती ही आती हैं, पर जब हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं तो क्या बात है। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कई बच्चों का था कि क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। कुछ हिंदी साहित्य के बच्चे भी हैं जिनका ऑप्शन हिंदी साहित्य है, तो वो एकदम तैयार बैठे हुए हैं लेके पेज पेपर पर क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने पूछते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। माइक आपके पास आएगा, है ना। नमस्ते सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। जैसे कि सर ने बताया कि आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था और मेरा भी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, और इंदौर में इतना कुछ स्कोप है नहीं कि हिंदी लिटरेचर के बहुत टीचर्स मिल जाएँ या कुछ। तो अगर आप गाइड कर सकें कि हम स्ट्रेटजी को किस तरह से और मजबूत बना सकते हैं, और स्पेशली उसमें आंसर राइटिंग में हम मतलब उसको कितना इफेक्टिवली बना सकते हैं कि टीचर, क्योंकि हिंदी लिटरेचर में क्या होता है कि टू द पॉइंट मतलब चीज़ें उतनी ही होती हैं, तो उनको और कितना हम इनोवेटिव थोड़ा बता सकते हैं टीचर को कि वो हमारा आंसर पढ़े एटलीस्ट। क्या नाम है आपका? शिवानी शर्मा। शिवानी, देखो हिंदी लिटरेचर स्पेशली वैसे सभी कुछ जो बच्चे ऐसे की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में बताता हूँ, क्योंकि हिंदी लिटरेचर का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है लिखने की एक परंपरा है, एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप जब लिखते हैं तो कोरिलेट होना चाहिए चीज़ें। कोरिलेट होना चाहिए मतलब पानी की तरह बहना चाहिए आपका आंसर। पानी की तरह आंसर कैसे बहेगा? वो तब बहेगा जब पढ़ने वाला आदमी धीरे 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 जानता जाएगा कि क्या बोलना चाहता है, कितना बोलना चाहता है, सरल शब्दों में कितनी बात सब बता रहा है। ये जो एक दिव्य भ्रमिति है लोगों के अंदर बड़े बड़े शब्द यूज करने की, उसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है। मैं इसको एक उदाहरण देकर बताता हूँ तुमको। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ऐसे लिख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पे, और आपने अपनी बात शुरू की, बताया आपने कि भारत में इकोनॉमी कैसे होती है, क्या होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपकी जो आखिरी लाइन आ रही है कि पैराग्राफ की, वो ये आती है कि ये इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी आर्थिक ढांचे के साथ साथ भारत के सामाजिक ढांचे पर भी निर्भर करती है। खत्म। इसके बाद नीचे जो पैराग्राफ अगला आ रहा है वो है भारत का जो सामाजिक ढांचा है वो एक ऐसा ढांचा है जो ये करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, और आखिरी में आपकी लाइन आती है ये जो सामाजिक ढांचा है, इस ढांचे में सबसे मजबूत ईंट के रूप में अगर कुछ जुड़ा है तो वो है भारत की परंपराएं। फिर आप शुरू करते हैं अगला पैराग्राफ, भारत की परंपराएं इस तरह की हैं। तो क्या हो रहा है, एक पानी की तरह बह रहा है। आप जो बात करते जा रहे हैं वो टीचर समझ रहा है, लास्ट लाइन में आके समझ गया अच्छा ये सामाजिक संगठन की बात कर रहा है, ओके। फिर वो अगला पैराग्राफ, अच्छा लास्ट लाइन आई परंपरा, अच्छा परंपरा की बात करना चाहता है, ओके। परंपरा से अच्छा इकोनॉमी की बात करना चाहता है, राजनीति की बात करना चाहता है। ऐसे एक लय बनती, हर पैराग्राफ में एक लय बनती। वो लय हिंदी साहित्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी साहित्य में साहित्य का मतलब ही लय है। साहित्य का मतलब, अगर मैंने ये बात बोली कि गुलाब का फूल बहुत सुगंधित होता है तो ये साहित्य नहीं रहा। मैंने अगर ये बोला सुगंधित फूल ही है जो कि गुलाब जैसा दिखता है, वो साहित्य हो। तो रचनात्मकता जो होती है वो रचनात्मकता तब बहुत अच्छी होती है जब आपके अंदर लय हो। लिखने लय सीखेंगे, धीरे धीरे सीखने में आती है। श्रद्धा ने बहुत अच्छी बात बोली, आप रिम भरिए, जितना ज़्यादा रिम भरेंगे उतना जल्दी सिलेक्ट होंगे। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना फायदा है। लिखने की पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। लिखना आसान नहीं है, पढ़ना आसान है, क्योंकि लेट के पढ़ लिया, बैठ के पढ़ लिया, खाना खाते समय पढ़ लिया। लिखने के लिए सब हटा करके टेबल जला करके बैठना पड़ता है। लिखिए। और सर जैसे कि हमारा जो सिलेबस रहता है हिंदी लिटरेचर का, उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं, मतलब अलग से जो
नॉवेल्स वगैरह जो हमें पढ़नी होती हैं, तो क्या सर वो सारी हमें पढ़नी होती हैं, सिलेक्टिव हम उसका कोई विश्लेषण या कुछ अलग से पढ़ सकते हैं उसमें? देखो, हर एक सब्जेक्ट की एक किताब है, उस किताब में 80 से 85% चीज़ें आ जाती हैं एक किताब। चाहे मैं इतिहास की बात करूं, सुमित सरकार है, ग्रोवर है, विपिन चंदा है, या कोई भी एक किताब है जिसमें मूल रूप से चीज़ें आ जाती हैं। हिंदी की भी सेम यही स्थिति है। निराला है, निराला पे अगर दूधनाथ सिंह पढ़ते हैं तो खत्म हो जाता है। 85% चीज़ें आ जाती हैं। अब 10-5% चीज़ें रह जाती हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, नमक मिर्च चटनी, बाकी चीज़ें जो उसको सुबह बढ़ाती हैं, समझाती हैं। मेरा ऐसा बोलना है कि हम 85 के पीछे जाना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, पहले हम नमक इकट्ठा करते हैं, चटनी इकट्ठा करते हैं, उसका सलाद इकट्ठा करते हैं, जो मूल खाना है रोटी सब्जी दाल, उसकी तरफ ध्यान कम देते हैं। इसलिए मेरा ऐसा बोलना है कि पहले रोटी पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो, चटनी पापड़ अचार अपने आप आने लगता है, और नहीं भी आएगा तो चले। थैंक यू सर। My name is Jaydev Pathak sir. I am from Gwalior. सर बेसिकली मैं आपसे एक परमिशन लेना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन के लिए, और मैं आपको एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा कि जब मैं ग्वालियर में पढ़ा करता था तो एक सर एक अपना स्टेटस डाला करते थे, उस पर एक हेडलाइन होती थी मुरैना, और मैं आपका नाम नहीं जानता था कि ये आप हैं, पर आज आप मुझे मिले तो बड़ी खुशी हुई। उसमें हेडलाइन होती थी कि 12th फेल और ये सब, और अब तो मैं आपके बारे में न्यूज़ चैनल और टीवी ये सब यूट्यूब पे भी देख चुका हूँ। सर एक डाउट जो मेरे अंदर था पहले से, अभी मैं PSC एस्पिरेंट हूँ, तो इन फ्यूचर अल्टीमेट गोल UPSC होता ही है सबका, तो वो डाउट जो है स्पेशल है क्योंकि कोई भी क्लियर नहीं कर सकता, बिकॉज मैं वहाँ से पढ़ा लिखा हूँ भिंड डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ तक केवल ये बातें चलती कि हिंदी से पढ़ें कि इंग्लिश से पढ़ें, तो ये तो बहुत बेसिक डाउट है, कोई भी बता देता है। लेकिन अगर किसी का जो एकेडमिक है वो अगर स्पेशली भिंड से हुआ हो, तो वो बंदा ऑप्शनल कैसे चूज करे, क्योंकि उसको सारे सब्जेक्ट्स मतलब आप सब जानते ही हैं मेरे हिसाब से, तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं। हिंदी लिटरेचर का छात्र हो तो वो इस हिसाब से आंसर देंगे कि तुम हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो हिंदी लिटरेचर ले लो। लेकिन मेरा जो इकोनॉमिक है, एकेडमिक है, वो सर ज़बरदस्त तरीके से 0 रहा है, और इन फ्यूचर अगर ऑप्शनल डिसाइड करूँ तो कैसे करूँ? हम दिल्ली में पढ़ते थे तो सरदार ने नया नया ज्योग्राफी लिया था, नया नया एकदम नया। सरदार का छोटा भाई था, कजिन था कपिल, उसने ज्योग्राफी से कहाँ से किया था उसने? दिल्ली स्कूल। हाँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसने MA किया था, टाइम ज्योग्राफी। वो टॉपर था। तो ये दोनों ज्योग्राफी पढ़ने के लिए एक टीचर के पास जाते थे। तो एक दिन उस टीचर ने बहुत अच्छी बात बोली। उस टीचर ने बोला कि भाई तू बहुत विद्वान है, बहुत ज़्यादा पढ़ के आया है, और ये लड़की एकदम नई, क्योंकि ये इन्होंने BA MS किया था, ये नया सब्जेक्ट लिया था ज्योग्राफी, ये नई है, पर इसके साथ एक अच्छी बात है कि स्लेट कोरी है। और स्लेट कोरी होने के चक्कर में सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि जो मैं बोलता हूँ उसको ये लिखती है, क्योंकि इसको स्लेट में मिटाना नहीं पड़ता। तेरी समस्या यह है कि तू थोड़ा बहुत जानता है, इसलिए क्या करता है, तू मिटाने से पहले बहस बहुत करता है, मिटाता नहीं। और तब उन्होंने बोला था कि देखना तुझसे पहले ये सिलेक्ट होगी, और ये सच भी हुआ बाद में। मेरा बोलना ऐसा है कि चाहे आप भिंड से आए या मुरैना से आए या आप कहीं से भी आए, बेस हमारा क्या है? बेस ये है कि हमको कोई भी वो सब्जेक्ट लेना है जो हमारे दिल के नजदीक है। दिल के नजदीक मतलब क्या? जिसमें आपको मजा आता है। मजा कब आएगा? अगर मेरे दिमाग में 24 घंटे ये चलता है कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये क्यों पीछे जा रहा है, यार कांग्रेस कैसे आ गया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो आप क्या है, पॉलिटिक्स के छात्र हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में चलता है कि यार ये किला कैसे बना, इस किले में कैसे राजा रहते थे, ये राजा लोगों ने किस तरीके से किले बनवाए, ये राजा लोगों ने युद्ध किए तो ये यहाँ से यहाँ तक जाते कैसे होंगे, तो इसका मतलब आप इतिहास के विद्यार्थी। अगर आपके मन में ये चलता है
कि यार ये हवाएं ऐसे कैसे बन जाती हैं, पानी कैसे बरस जाता है, पानी हमारे यहाँ क्यों बरसा, उधर क्यों नहीं बरसा, हमको हमारा चंद्रयान कहाँ चला गया, कैसे चला गया, क्या हुआ। तो ज्योग्राफी के छात्र है। अगर आपको ये लगता है कि कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, आपको इतिहास, आपको उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, आपको कवियों के साथ बात करना अच्छा लगता है, कवि समझना अच्छा लगता है, तो आप साहित्य के विद्यार्थी, तो आपके नजदीक जो होगा वो आपको ज़्यादा नंबर लाएगा। ये कोई गणित नहीं है कि हम क्या लें, वो अल्टीमेटली तुमने पहले ही मेरे प्रश्न का उत्तर दिया कि तुम्हें ही तय करना है। पर इतना जरूर बताता हूं कि जिसमें तुम्हारी रुचि होगी वही लो, क्योंकि ये जो यूपीएससी एमपीएससी वो रटने का काम नहीं है, ये चीज को समझकर अपने अंदर ले लेगा। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मेरा नाम राखी तिवारी है और अभी आपकी जो स्पीच सुनी उसमें जो आपने 12th फेल का बताया, तो आपका फ्यूचर देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसका जो पास्ट है वो बहुत खतरनाक होता है, वो देखा हुआ है। तो सर ये पूछना चाह रही थी कि जो 12th फेल आप बता रहे हैं, 10th में ग्रेस मतलब मार्क्स आके आप पास होते हैं, उसके बाद सर सडनली कंफर्ट जैसे फेलियर क्यों आता है? क्योंकि हम कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं या फिर हमें वो चीज़ नहीं मतलब समझ में नहीं आती। तो आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आप यूपीएससी के लिए भी सोचें? क्योंकि यूपीएससी मतलब मुझे भी करना है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं उस बैच में एडमिशन मिली हूँ, तो मैंने एमपीएससी में एडमिशन की। तो आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आप यूपीएससी तक के लिए सोच गए? ये प्रश्न मुझे एक बार श्रद्धा ने पूछा था दिल्ली में जब हम लोग तैयारी करते समय थोड़ा परेशान हो रहे थे, तो श्रद्धा ने मुझे एक बात पूछी थी कि आर्थिक तंगी, कमज़ोर आपका शैक्षणिक परिवेश, ये सब होते हुए तुम्हारे चेहरे पर इतनी हंसी क्यों है? चेहरा तुम्हारा कभी भी इस बात की गवाही नहीं देता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। मैं उस समय भी जब मैं 12th फेल था तभी भी मैं रहन सहन में डॉक्टर लगता था। मेरा आपसे बोलना ये है कि ताकत आपको आपके अंदर से आती है। तब मैं ये जानता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, अब क्या बनूंगा ये मुझे नहीं पता था। पर इतना जरूर है कि असफलताएं जब आती हैं और आप उनसे जूझते हैं, लड़ाई करते हैं, तब आपको कुछ ऐसे दोस्त, ऐसे लोग बनाना चाहिए जो कि आपके अंदर के क्षमता को समझ सकें, आपको प्रोत्साहित कर सकें, आपको आगे ले जाएं। उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपके पैर खींचते हैं। और ये बात मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। मेरी बात यकीन मानो, जिसने भी मुझे खींचने की कोशिश की मैंने उसको लात मार कर दूर किया, नहीं भैया तेरा सुनना ही नहीं। जिसने भी बोला तुम्हारे अंदर ऐसा है, तुम ये है, मैंने भाई तू अपने पास रख, कड़वी दवाएं मुझे मत दे, मैं कड़वी दवाएं खाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे पता है क्या है। तो अच्छे लोग रखोगे जो प्रोत्साहित करेंगे, आपको बताएंगे आपको कि तुमने ऐसा किया, तुम आज ऐसा किया। पहले क्वेश्चन जब मेरे तक इतने गंदे क्वेश्चन लिखता था कि मुझे पता है कि उन क्वेश्चनों का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन श्रद्धा को जब मैं क्वेश्चन दिखाता था तो श्रद्धा जो तारीफ करती थी, अरे तुमने गजब कर दिया, ऐसा कर दिया, वो आज भी ऐसी तारीफ करती है। तारीफ करने वाले लोग अपने पास रखो। तारीफ बहुत अच्छी चीज़ होती है, तारीफ बुरी चीज़ नहीं होती है। लोग बोलते जरूर है कि तारीफ से आपको नुकसान होता है, तारीफ से आपके अंदर और कुछ करने की क्षमता आती है। तो अच्छे लोग रखेंगे साथ में तो आपको अंदर हौसला आएगा। हेलो सर, मेरा नाम अर्चना है। सर आपने जैसे बोला कि आप बहुत बार फेल हुए हैं, तो
आपको डर मतलब जब आप गलती करते थे, फेल होते थे, तो आपको अपने आप से गुस्सा नहीं आता था, अपने आप पे चिढ़ नहीं आती थी कि तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों तुम्हारा रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा है? बिल्कुल आता था, कई बार आता था, घंटों रोता था और रोने के लिए जगह ढूंढता था कि अकेले में रो या किसी सामने रो। लगता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सब वैसा ही जैसा आप लोगों के साथ होता है, सेम, कुछ भी अलग नहीं। पर अभी अभी ये बहुत बड़ी बात बोली विश्वास भाई ने कि दंगल है, दंगल में पहलवान गिरेगा, फिर झाड़ेगा, फिर पहुंचेगा, फिर जब भी तुमने देखा होगा कि जब रिजल्ट आता है तो मनहूसियत फैल जाती चारों तरफ। अब क्या होगा, इस बार नहीं हुआ। फिर आदमी 2-4 दिन परेशान रहता है, अपने अंदर रूम से बाहर नहीं निकलता, कुछ भाई लोग दारू लेने लगते हैं और 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद आप क्या करोगे? ये नियति यही है, लड़ना है। लेकिन सर अपने आप को जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए तैयार करना कि जो कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन अब आगे तैयारी करना है, आगे अपने आप को कैसे बहुत जल्दी से जल्दी संभाल के और उस चीज़ को वापस से स्टार्ट करें। नहीं, आप क्या करोगे? आप फंस चुके हैं ना, सांप सीढ़ी के खेल में फंस चुके हैं आप। सर वो तो पीछे भी नहीं जा सकते। पीछे नहीं जा सकते। जब आप पीछे नहीं जा सकते तो फिर आगे जाना बचा ही नहीं कुछ। आप जिस खेल में फंस चुके हैं उस खेल को कोई समझता भी नहीं बाहर। आप किसी को बोलोगे मेरा प्री हो गया है तो बोलेगा भैया, मैं कितनी बार बोलता था हमारे लोगों से गांव में जाके कि भाई प्री हो गया इस बार अपना, तो जब फालतू बात बंद कर जाता हो जाता बता ये प्री मेंस मुझे नहीं पता। तो आप फंस चुके हैं उस खेल में, आपने खुद को फंसाया है, तो आपके पास दूसरा विकल्प ही नहीं है। एक ही विकल्प है और वो है कि सांप सीढ़ी के खेल में आपको छलांग ऊंची लगानी है। तो छलांग ऊंची कब लगेगी? वो जब जिस दिन तुम ताकतपूर्ण लगा दोगे छलांग ऊंची अच्छी लग जाएगी। अब छलांग ऊंची लगाने के लिए अगर आप भूखे पेट लगाएंगे तो वजन कम रहेगा, ज्यादा लगा पाएंगे। तो विकल्प नहीं है अपने पास। अपन जिस खेल में आए हैं उस खेल में एक ही विकल्प है तुम्हारे पास, वो है आगे बढ़ना। चाहे रो के आगे बढ़ो, चाहे हंस के आगे बढ़ो। वो हमारे गांव में एक कहावत है, तुमने सुनी होगी कि जब सिर ओखली में दिया तो अब मुझको से डरना भी क्या।